जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी आरओ के घटना चक्र के जो 10 प्रैक्टिस सेट का बेहतरीन सेट है, इसके जीएस का पेपर 1 जो है बेहतरीन और डिटेल व्याख्या के साथ सॉल्व करवाएंगे। और इस पेपर 1 में कुल 140 प्रश्न है, जिसमें 10 प्रश्न रीजनिंग का है। उसको छोड़कर यदि आप पूरा जीएस ध्यान से पढ़ते हैं तो कम से कम एक बार पूरे जीएस का आप सैर कर लेंगे। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमने ऐड किया है महत्वपूर्ण। साथ ही साथ जो आरओ का नीचे देखिए सामान्य हिंदी लिखा गया है। टोटल 10 सेट हम कंप्लीट इसमें हर ऑप्शन की डिटेल व्याख्या के साथ अपलोड कर दिए हैं। और हर सेट को डिटेल व्याख्या करने में हमको 20 से 25 मिनट का समय लगा है। आप हिंदी के किसी भी सेट को देखेंगे, किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको 1 घंटे से कम टाइम नहीं मिलेगा। जीएस के पेपर की बात करें, अगर आप जीएस का कंप्लीट पेपर देखेंगे कहीं भी यूट्यूब चैनल पर डिटेल व्याख्या, तो कम से कम आपको 2 से 3 घंटे का समय देना पड़ेगा। यहाँ पर हम आपको 1 घंटे के अंदर बिना किसी वार्तालाप के आपको डिटेल बेहतरीन ट्रिक के साथ कंप्लीट करवाएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम शुरुआत करेंगे। साथ ही जिसका भी एग्जाम है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में पूरे आरओ की कम समय में बेहतरीन तैयारी के लिए जो है बना दिया गया है, प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप उसे जरूर देख लें। सारा कुछ प्लेलिस्ट बनाया गया है जीएस से लेकर हिंदी तक का। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ आप निकाल के पढ़ेंगे तो आपके लिए और बेहतर होगा। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ निकाल कर वीडियो को देख कर पढ़ें, आपको बेहतर समझ में आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 भी लिखा गया है। और ऊपर आप देखेंगे समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सामान्य अध्ययन का ये पेपर है। चलिए एक एक प्रश्नों की हम व्याख्या करेंगे डिटेल। पहला यहाँ दिया है, कौन सा कथन असत्य है भारत के संदर्भ में। पहला है कि कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो बिल्कुल सही है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं, जो कि हमारे देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 8 राज्यों का नाम आप मित्र पर गमछा झाड़ का ट्रिक लगाकर जो है 8 राज्यों को याद कर सकते हैं। दूसरा है कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा तथा कर्क रेखा दोनों मध्य प्रदेश एवं छत्तीस से गुजरती हैं, तो बिल्कुल सही है, दोनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से गुजरती हैं। जो भारतीय मानक समय है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह हमारे देश के 5 राज्यों से गुजरता है। और इसका यदि आप ट्रिक जानना चाहते हैं तो हम आपको ट्रिक बता देते हैं। इसका ट्रिक होगा ऊ मौका। मौका जानते हैं, मौका, तो ऊ मौका। अब कैसे करेंगे, ऊ से उत्तर प्रदेश, यम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, सी से जो है छत्तीसगढ़ और ए से जो है आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से आपका जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों से आपकी रेखा गुजरती हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कर्क रेखा, ठीक है, और आपका जो ये 82.5 डिग्री मानक भारतीय समय रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में। ध्यान रखिएगा, विशेष छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में। अगला देखिए, कर्क रेखा 8 राज्यों से तथा मानक समय या याम्योत्तर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, ये हमने आपको बता ही दिया। भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध दोनों में नहीं है, तो यही ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत होगा। उष्ण और उपोष्ण दोनों में है। भारत के अगर हम विस्तार की बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक है। भारत पूर्णतः जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक फैला हुआ है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, जाफरान जिसको देसी केसर कहते हैं कि कृषि के लिए प्रसिद्ध है, तो जाफरान की कृषि के लिए क्या प्रसिद्ध है, ये करेवा। पहला ऑप्शन सही होगा। करेवा जो है एक मिट्टी है जिसको कश्मीर की अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और करेवा जो मिट्टी होती है यह जो है ऊपर उठी हुई भूमि पर पाई जाती है। तो आप जानते हैं कि भारत में जो केसर का उत्पादन होता है वो मुख्यतः कहाँ पर होता है, जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, तो सही आंसर आपका पहला होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है मिलेट्स श्री अन्न के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित
उत्कृष्टता केंद्रों में से कौन सही है? तो यहाँ पर सारा आंसर सही है। बाजरा हेतु जो है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ज्वार हेतु भारतीय मिलेट्स संस्थान हैदराबाद और अन्य छोटे मिलेट्स हेतु कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु है। मिलेट्स जो श्री अन्न है इसको कहते हैं, मिलेट्स का मतलब होता है न्यूट्री अनाज जिससे पोषण मिले, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा कुल 3 केंद्रों की स्थापना की गई है, जो कि तीनों केंद्र का नाम आपके सामने दिख रहा है। चलिए अगला, कौन सा सही नहीं है? देखिए, अदरक का जो तना होता है वो प्रकंद होता है, तो पहला बिल्कुल सही है। अलसी जो होता है ये रबी की फसल है, ये भी सही है। गेहूं का जो है ये फ्लेरिस माइनर जो है इसका खरपतवार है, ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन डी आपका चना है इसका जो है नीलम नहीं होगा। ये जो नीलम दिया गया है ये अलसी तथा आम की प्रजाति है नीलम, ठीक है। किसकी है? अलसी तथा आम की प्रजाति, न कि चना की। तो इसीलिए आंसर नंबर डी आपका सही होगा। क्लियर है? आगे देखिए, तुराम डीह और दोमाई साइट तथा गोगी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए ये जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और जो तुराम डी है ये आपको जो है झारखंड की जो पूर्वी सिंहभूमि क्षेत्र है वहाँ पर मिलेगी। जो दोमाई साइट है ये आपको मेघालय में मिलेगी और गोगी जो है कर्नाटक में मिलेगी। एक और क्षेत्र है लंबापुर जो कि तेलंगाना में है। ये चारों क्षेत्र जो है आपके भारत में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? छठवां का जो सही आंसर होगा बी, राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो। ये आपका अजमेर में नहीं है, ये बेंगलुरु के कर्नाटक में है। क्लियर है? कहाँ पर है? बेंगलुरु के कर्नाटक में। अब यहाँ पर जो पहला दिया गया भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर है, उड़ीसा। राष्ट्रीय सूकर, सूकर का मतलब सुअर होता है, अनुसंधान केंद्र असम के गुवाहाटी में और राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में है। तो फिर अजमेर में क्या है? अजमेर में राष्ट्रीय वीजी मसाला अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। आगे सुनिए, शांति का सागर किस ग्रह या उपग्रह पर है? तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, चंद्रमा पर है। चंद्रमा पे जो काले धब्बे वाले क्षेत्र होते हैं उनको लैटिन भाषा में मेर कहते हैं, ठीक है, जिसका अर्थ होता है सागर। तो वहाँ पर जो है मेयर सी ऑफ ट्रांक्विलिटी है जिसको कहते हैं शांति का सागर, तो ये चंद्रमा पे है। क्लियर है? और जो इसका शांति का सागर वाला जो भाग है चंद्रमा का, इसी भाग पर 20 जुलाई 1969 को अमेरिका का अपोलो 11 अभियान जो है था, विमान जो था, यान जो था वो उतरा था और इसमें सवार थे नील आर्मस्ट्रांग। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा युग्म सही नहीं है? 8 का जो सही आंसर सी होगा। जो सेक्रेड घाटी है ये इंडोनेशिया में नहीं है, ये पेरू में है। कहाँ पर है? पेरू में। और इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ पर बादा घाटी है। बाकी लायर घाटी फ्रांस, चितवन घाटी नेपाल और वोल्गन घाटी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम में आपको सही क्रम बताना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर पहला हो जाएगा अरल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर, ठीक है। जो कैस्पियन सागर है आपको जो सेकंड नंबर पे दिख रहा है, यह एक आंतरिक जलीय क्षेत्र है, झील है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल के मामले में। और अजरबैजान की राजधानी जो बाकू है वो भी कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। क्लियर? आगे बात करते हैं, रोगुन तथा नूरेक बांध स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर पहला हो जाएगा, तजिकिस्तान में दोनों बांध स्थित है। और जो रोगुन बांध है आपका तजिकिस्तान का, यह विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। बाकी मैक्सिको में बात करें तो मैनुअल मोरेनो टारेस बांध है। ईरान में बख्तिरी आपका बांध है और जॉर्जिया में इंगुरी बांध है। आगे बात करते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 11 का जो सही आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा। जो ओसाका है ये कांच निर्माण उद्योग यहाँ पर नहीं है। ओसाका जो फेमस है, जापान का ये राज्य है,
ये सूती वस्त्र उत्पादन के लिए फेमस है। जबकि कांच निर्माण उद्योग के लिए फेमस है वेनिस, जो कि इटली का है शहर है। वेनिस को कांच निर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ग्लासगो, शेष आपका सही है। ग्लासगो जो है पोत निर्माण के लिए जाना जाता है, जो कि स्कॉटलैंड में है। जो चेल्याविंस्क है, ये धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग के लिए जाना जाता है, जो कि रूस में है। और नगोया, ये भी जापान का एक शहर है, ये सूती वस्त्र तथा ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला, भारतीय एग्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, एग्जिम का फुल फॉर्म होता है, ई एक्स से होता है एक्सपोर्ट और आई एम से इम्पोर्ट होता है, तो इसका फुल फॉर्म ही होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। मुख्यालय आपका मुंबई में है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ये भारत का विशेष वित्तीय संस्थान है। इसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वित्त पोषित करना और बढ़ावा देना। भारत के वर्ष 2023-24 के बजट का आकार कितना है? तो सही आंसर पहला हो जाएगा 45,03,097 करोड़। आप सभी को मालूम है कि हर वर्ष जो आपका बजट होता है 1 फरवरी 2023 को हमारे देश के वित्त मंत्री द्वारा जो है पेश किया जाता है। वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं और उन्होंने ही पिछले वर्ष पेश किया था। आगे देखिए, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इसके जो है अध्यक्ष जो है केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में निर्मला सीतारमण हैं। अगर हम जीएसटी की बात करें तो इसका जो बिल लाया गया था, वो जो बिल 122वां बिल था, लेकिन जब ये पास हो गया तो 101वां जो है अधिनियम एक्ट बन गया था। ठीक है, जीएसटी एक संवैधानिक, ये जो है परिषद जो है जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, और इसका जो लक्ष्य है, इसका जो उद्देश्य है, वो एक राष्ट्र एक कर का जो है इसका उद्देश्य है। जीएसटी दो प्रकार की होती है, एक केंद्रीय जीएसटी होती है, सीजीएसटी कहते हैं, एक राज्य जीएसटी होता है जिसको एसजीएसटी कहते हैं। जो केंद्रीय जीएसटी होता है वो उत्पाद शुल्क और सेवा कर जो है का टैक्स लेता है, जबकि राज्य जीएसटी वैट और लग्जरी कर लेता है। अनुच्छेद 246(1) के अनुसार जीएसटी का जो है वर्णन 246(1) में किया गया और इसके अनुसार राज्यों के पास जीएसटी लगाने की शक्ति होती है। अगला सुनिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो बैंक दर है कम करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? सही आंसर पहला हो जाएगा, बाजार में अधिक तरलता होगी। ये जो बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई विनिमय पत्र या अन्य वाणिज्यिक पत्र खरीदता है। तो जब बैंक दर कम हो जाएगा तो बाजार में अधिक तरलता होगी, इसका मतलब बाजार में जो पैसा है वो बढ़ जाएगा। आगे देखिए, भारत में स्थिर मूल्यों पर जीडीपी के प्राक्कलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसका आधार वर्ष 2011-12 है। ठीक है, और वर्तमान में आधार वर्ष जिसको एनएसओ ने किया था, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है एनएसओ के द्वारा। आगे देखिए, एनएसओ करता है इसका कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आंसर डी, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, ये 2007 में नहीं 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री के द्वारा कलकत्ता से लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। बाकी पीएम जन आरोग्य अभियान 2018, समेकित बाल विकास सेवा 1975 और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 से। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। देखिए, ऋग्वैदिक काल की दृशद्वती नदी का आधुनिक नाम गंडक है, ये गलत है। ऋग्वैदिक काल की दृशदती नदी का आधुनिक नाम गंडक नहीं है, इसका आधुनिक नाम घग्गर है। क्या है? घग्गर। लेकिन अगर हम गंडक की बात करें तो गंडक का जो आधुनिक नाम था वो था सदानीरा, सदानीरा, और दृशद्वती का जो है आधुनिक नाम जो है घग्गर है। और सारे इसमें ऑप्शन सही हैं कि भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है। नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा नामक पुरास्थल से मानव जीवाश्म का प्रथम साक्ष्य मिलता है और ऋग्वैदिक के प्रथम मंडल के रचयिता मधुच्छामदा तथा मेधातिथि थे। तो सारा का सारा सही है, आपका आंसर यहाँ 3 हो जाएगा। जैन तीर्थकरों में से किसके निर्वाण स्थल चंपापुरी में है?
चंपापुरी, देखिए इनके निर्माण स्थल और जन्म स्थल दोनों चंपापुरी में है, जो कि बिहार में पड़ता है। और इनका नाम था वासुपूज्य। ये जैन तीर्थकर के 12वें तीर्थकर जैन धर्म के माने जाते हैं। और इनका प्रतीक जो है, चिन्ह जो है, वो महिष था। आगे बात करते हैं, अशोक के किस अभिलेख की लिपि खरोष्ठी लिपि है? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो डी होगा। शाहबाजगढ़ी जो है, मानसेहरा, ये जो लिपि है खरोष्ठी लिपि है। देखिए अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं उसकी भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है, लेकिन यही जो आपका शाहबाजगढ़ी मानसेहरा है इसकी लिपि खरोष्ठी है। अगला प्रश्न देखिए, ललित उत्तर प्रदेश में स्थित दशावतार मंदिर के संदर्भ में कथन पे विचार करें और कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर दोनों सही है। देखिए, जो दशावतार मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है और गुप्तकालीन यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर के द्वार पर गंगा और यमुना देवियों की नक्काशी की गई है और जो यहाँ पर मूर्ति है वो नर नारायण तपस्या के आकार में मूर्ति है। कृष्णदेव राय के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर आपका सी होगा। पहला दूसरा सही है कि हम्पी के विट्ठल मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था, ये बिल्कुल सही है। इनके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है स्वरोचित संभव और आमुक्ता माल्यदा कृष्णदेव राय की रचनाएं हैं, ये गलत है। जो इसमें आमुक्त माल्यदा है ये कृष्णदेव राय की रचना है, लेकिन स्वरोचित जो संभव यहाँ पर लिखा गया है ये इसके रचनाकार अलसानी पेड्डना है, जो कि कृष्णदेव राय के राज कवि थे। ठीक है, तो ये जो है आमुक्त माल्यदा कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया और स्वरोचित संभव इनके राज कवि अलसानी पेड्डना के द्वारा लिखा गया था। इसीलिए एक दो सही है, तीसरा गलत है। अगले कथन पे फिर से आपको विचार करना है, इसका जो है कौन सा कथन सही नहीं है, तो आंसर डी होगा। थॉमस रो जहांगीर से फतेहपुर सीकरी में पहली बार मिला था, ये गलत है। देखिए, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को सर्वप्रथम सूरत पहुंचा था थॉमस रो, जहां पर जहांगीर से वो जो है 1616 जनवरी में अजमेर में मिला था। अब यहाँ पर जो फतेहपुर सीकरी लिखा गया है ये गलत है, ये फतेहपुर सीकरी नहीं, अजमेर में मिला था थॉमस रो, जो कि ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। आया था 15 में 1600, मिला था 16 जनवरी में। बाकी अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है, बिल्कुल सही है। राल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी और आगरा आने वाले प्रथम अंग्रेज व्यापारी थे, ये भी सही है। और मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल या इमाम आदिल की उपाधि धारण की, ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, किसकी हत्या बैरम खान ने की थी? तो इसका आपका सही आंसर बी हो जाएगा, हेमू की थी। हेमू का पूरा नाम हेमचंद विक्रमादित्य है और हेमू भारतीय गौरव या यश का अंतिम सूर्य कहा जाता है। ठीक है, बाकी इसमें एक ऑप्शन है अदम खां, ये जो है माहम अनगा के पुत्र थे और इनकी हत्या अकबर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो सी है दक्कन किसान विद्रोह, ये 1889 नहीं 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 75 में। बाकी चौरी चौरा कांड 1922, संथाल विद्रोह 1855 से 56 और वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। आगे, एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर डी हो जाएगा, 1904 में हुई थी। इसके द्वारा, इस इंडस्ट्रियल एजुकेशन के द्वारा योग्य विद्यार्थियों को विज्ञान पर आधारित उद्योगों का अध्ययन करने के लिए यूरोप, अमेरिका और जापान भेजना था, इस सोसाइटी का उद्देश्य था। आगे देखिए,
भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के संस्थापकों में से एक कौन थे? तो इसका सही आंसर आपका सी होगा, रघुनाथ राव थे। ठीक है, ये जो सामाजिक जो सम्मेलन था इसका स्थापना 1887 में किया गया था और रघुनाथ राव के साथ साथ एमजी रानाडे भी थे इसके संस्थापक में। इसका जो उद्देश्य था इस सम्मेलन का वो था बहु विवाह, बाल विवाह एवं कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी कब प्राप्त हुई है? सही आंसर हो जाएगा फरवरी 2023 में। इसका उद्देश्य प्रदेश में फिल्म सिटी और उचित शूटिंग स्थलों का विकास करना। अगला देखिए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 29 का जो सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा। जो राई नृत्य है ये जौनपुर नहीं है। राई नृत्य जो है बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और बुंदेलखंड की जो महिला होती हैं जो मयूर नृत्य करती हैं उसी को राई नृत्य कहते हैं और मयूर नृत्य में ये जो है भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर करती हैं। बाकी आपका कार्तिक गीत नृत्य जो है बुंदेलखंड है, कर्मा नृत्य मिर्जापुर सोनभद्र है और नटवरी नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश है। अगला, कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है? सही आंसर सी होगा, गंडक परियोजना है। इससे ना सिर्फ यूपी बिहार बल्कि नेपाल को भी लाभ मिलता है। आगे देखिए, भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये माही नदी है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान, गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में मिलती है और ये जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला कथन में से एक सही नहीं है तो इसका सही आंसर पहला होगा। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। ये गलत है। उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत ये कम ऊंचाई पर है जबकि दक्षिणी क्षेत्र में अधिक ऊंचाई पर है। ठीक है, बाकी दूसरा देखिए, पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। जो अनाईमुडी चोटी है ये केरल के दक्षिणी क्षेत्र में है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? उत्तर पूर्वी भारत में तो यहाँ पर देखिए मंगोलायड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मंगोलायड। अगले प्रश्न की बात करेंगे। देखिए, अगला यहाँ पर दिया गया है कि दक्षिण भारत की गंडीकोट घाटी कैन्यन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। ये पेन्नार से जो है निर्मित हुई है। और जो गंडीकोटा घाटी है ये आपका जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसको भारत का ग्रैंड कैन्यन भी कहा जाता है। समानांतर फसल का उदाहरण क्या है? सही आंसर आपका गेहूं और सरसों होगा। ठीक है, और ये 2 भिन्न भिन्न विकास प्रवृत्ति वाली फसलें हैं और दोनों एक साथ लगाई जाती हैं। आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि भारत के क्षेत्रों में से किसमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन और कृष्णा गोदावरी बेसिन तीनों होगा। लेकिन अब इसके बारे में डिटेल सुनिए। ONGC, ठीक है, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने 5 बेसिन में शैल गैस का अनुमान किया है जिसमें 3 बेसिन का नाम दिया है। अन्य 2 बेसिन हैं गंगा घाटी और असम एवं असम अराकान। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर 37 का जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा। बांग्लादेश के असरद नदीम ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। पहले पूरा पढ़ लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। ये बिल्कुल सही है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हो रहा है। ये भी बिल्कुल सही है। और नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर दूर भाला फेंककर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। तो तीनों का तीनों सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड में यहाँ जो बताया गया है कि
बांग्लादेश के असरद नसीम, तो असरद नसीम ये बांग्लादेश के नहीं हैं, ये पाकिस्तान के हैं। तो पाकिस्तान के असरद नसीम ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है, ध्यान दीजिएगा। आगे सुनिए, 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के संदर्भ में कथन पे आपको विचार करना है। तो इसका आपका जो सही आंसर होगा, ये दोनों सही है। इसका आयोजन चीन के चेंगदू शहर में हुआ है 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2023 तक। भारत ने इसमें 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य पदक जीते हैं। यह एक द्विवार्षिक जो है सम्मेलन है और 2021 में जो है कोविड के कारण इसका आयोजन नहीं हो सका था। भारत कुल 26 पदकों के साथ 7वें स्थान पर था। अगले प्रश्न की बात करेंगे। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। ये ज्वालामुखी है और देश से आपको मैच करना है। तो माउंट रेनर जो है ये आपको यूएसए में देखने को मिल जाएगा। माउंट एटना फेमस है, इटली में देखने को मिलेगा। माउंट पैरकुटिन जो है ये आपको मैक्सिको में देखने को मिलेगा और माउंट एपो जो है फिलीपींस में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इसका आप आंसर मिलाएंगे तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन इसका देखने को मिलेगा, ए का डी और 2 का ए, ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। किस निम्न में से किन देशों के साथ इजराइल की जो है सीमा जो है ये सीमाएं साझा करती हैं? सही आंसर पहला हो जाएगा, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। पश्चिमी एशिया में मध्य पूर्व का जो भूमध्य सागरीय तटीय देश है वही जो है इजराइल है और इजराइल की जो पश्चिमी सीमा है वो भूमध्य सागर से टच होती है। लेबनान इजराइल के उत्तर में पड़ता है, सीरिया इजराइल के उत्तर पूर्व में पड़ता है, जॉर्डन इजराइल के पूर्व में पड़ता है, जबकि मिस्र इजराइल के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। अमेरिका की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर का सही क्रम क्या है? सही आंसर सी होगा, ओंटेरियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। हालांकि ये ना सिर्फ अमेरिका की झील है जबकि ये जो है अमेरिका और कनाडा की सीमाओं पर स्थित है, लेकिन इसमें जो मिशिगन जो झील है ये पूर्णतः जो है अमेरिका में स्थित है। बाकी सुपीरियर के बारे में आप जानते हैं, दुनिया की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। फिर से आपको यहाँ पर सुमेलित करना है सूची 1 से सूची 2 को। आइए मिलाते हैं। इसका मानसूनी जो वन है इसका जो है हो जाएगा सागौन तथा साखू हो जाएगा। ठीक है, मानसूनी वन में पाए जाते हैं। विषुवत रेखी वन में जो है आपको महोगनी और रोजवुड देखने को मिल जाएंगे और भूमध्य सागरीय वन में आलू बुखारा एवं जैतून देखने को मिलेंगे और कोणधारी वन में चीड़ तथा फर जो है आपको देखने को मिलेंगे। देखिए इस तरह से अगर हम मिलाएं तो 1 का 3, 2 का 4 आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखने को मिल जाएगा। देखिए इस सेट को जो है फोटोकॉपी निकाल कर जो है एग्जाम से पहले ये इतने महत्वपूर्ण सेट हैं घटना चक्र के, आप कम से कम 2 से 3 बार इनको जरूर पढ़ें, रिवीजन जरूर करें। रिवीजन कर लेंगे तो मान के चलिए आपको 70 से 80 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से देखने को मिल जाते हैं। और ये अगर इन 10 सेटों का, अब 10 सेट का मतलब क्या हुआ, 140 क्वेश्चन है। रीजनिंग को अगर हम छोड़ दें तो 130 क्वेश्चन है। 10 सेट का मतलब 1300 क्वेश्चन हो गया और हर ऑप्शन की डिटेल व्याख्या करेंगे तो लगभग ये आपको 5000 प्लस क्वेश्चन हो गए। आप 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो यूपीपीएससी का टारगेट ये होता है कि प्रीवियस ईयर से आपको अगर हम आरओ में बात करें तो 70 से 80 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे सिर्फ प्रीवियस ईयर से। तो इसको आप लोग जरूर पढ़ें। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित जीवों पर जो है आपको विचार करना है। कौन सा ऐसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? तो इसका आंसर केवल 2 होगा। जैव उर्वरक के रूप में केवल नास्टाक जो है प्रयुक्त होते हैं। देखिए जैव उर्वरक के रूप में जो प्रयुक्त होता है कुछ हम बता रहे हैं यहाँ पर जीव जिसका नाम है राइजोबियम, ये जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। एजोटोबैक्टर, एजोसीपिरिलम और नील हरित शैवाल का संबंध नास्टाक से होता है। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, और सेकंड, केवल 2 सही होगा। ये जो जैव उर्वरक होता है एक वायुमंडलीय नाइट्रोजन के लिए जो है स्थिरीकरण में ये सहायक होता है। ठीक है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होता है। अगला प्रश्न देखिए, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है?
तो देखिए इसकी घोषणा जो है 24 अगस्त 2023 को की गई है 69वें राष्ट्रीय फिल्म की घोषणा पुरस्कार की। अब इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार रॉकेटरी दनम्बी इन्फेंट को दिया गया है, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिया गया है, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट और पल्लवी जोशी को संयुक्त रूप से दिया गया है, ये ऑप्शन गलत है। आलिया भट्ट और कृति सैनन को दिया गया है, तो सुधार लेंगे इसमें, कृति सैनन। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार पंकज त्रिपाठी को दिया गया है, यहाँ पर आंसर सी सही होगा। अगला कौन सा पर्यावरण संतुलन के संरक्षण के संबंध से संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा जो है अधिनियम 1986 आया था, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, यहाँ पर सारे के सारे जो है पर्यावरण संतुलन से संबंधित है। चलिए आगे बात करते हैं। ऑप्शन दिया गया है तो देख लीजिए सभी चारों ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को जो है दर्शाता है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, पिक्नोक्लाइन। ठीक है, पिक्नोक्लाइन ये जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दिखाते हैं, जबकि जो हैलोक्लाइन होते हैं ये जल निकाय में लवणता को जो है प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो थर्मोक्लाइन होते हैं ये जल निकाय में गहराई और तापमान परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। अगला रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर, इसके द्वारा जो है ये रेड डाटा बुक जो है सन 1964 से जारी किया जाता है। इसमें जो पशु और जो जानवर है संकटग्रस्त हैं उनके बारे में जो है उनकी लिस्ट दिखाई जाती है। अगला जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः किसकी वजह से है, जलवायु परिवर्तन का जो है कारण, तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस से भी है। अगर हम ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो इसमें आपके CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, O3 ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ये सब जो है आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ओजोन परत का जो है अवक्षय हो रहा है, मतलब O3 जो हो रहा है ये भी है, और प्रदूषण, तो सारा का सारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पर जो है आपका ब्लू कार्बन क्या है, तो देखिए जो ब्लू कार्बन है ये महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन है। ठीक है, और इसमें जो है कुछ नाम है जिसका नाम है प्लैंकटनस, मैंग्रोव, सीवीड, ये कार्बन प्रकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है, तो आपको ये सारे टाइप जो है अंडमान और निकोबार में जो है देखने को मिल जाएगी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में 4,992 किलोमीटर स्क्वायर में आपको मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी, तो ये अगस्त 1992 में की गई थी। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल। पाखुई देखिए नाम से भी क्लियर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश का है, ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में है और इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। नारगोनो कराबाग क्षेत्र सितंबर-अक्टूबर 23 में चर्चित रहा, किन दो देशों के बीच ये विवादित है, इम्पॉर्टेंट है, ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवादित है। ठीक है, और यहाँ पर भारी संख्या में लोग जो है आर्मेनिया में पलायन कर रहे हैं। अगला यहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 का आयोजन जो है ये अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार क्या होता है, तो ये 5 माइक्रोन से कम होता है, लगभग 2.5 माइक्रोन वाले होते हैं, और ये जो है जो बड़ा नासिका झिल्ली होता है इसको जो है मतलब इससे जो छोटे होते हैं उनको रोक नहीं पाता है, और इतने छोटे होने के कारण ये श्वसन के दौरान फेफड़े में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कि ये विभिन्न रोगों का कारण बनते हैं, और बड़े वाले प्रवेश नहीं कर पाते हैं। आगे देखिए, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था,
सही आंसर सी होगा 1993 अप्रैल में। देखिए सबसे पहले बात करेंगे तो गंगा कार्य योजना का जो है प्रथम चरण 1985 में शुरू हुआ था, लेकिन उसी गंगा कार्य योजना का जो द्वितीय चरण था उसी के रूप में यमुना एक्शन प्लान 1993 अप्रैल में चालू हुआ था। इसके साथ गोमती को भी जोड़ा गया था, ठीक है। लेकिन पुनः जो है यमुना एक्शन प्लान जो है के साथ साथ यमुना एक्शन प्लान 3 के साथ साथ नमामि गंगे योजना 2016 से प्रारंभ है, ठीक है। तो ये जो है गंगा कार्य योजना का जो है ये दूसरा चरण था। यमुना एक्शन प्लान 1993 में शुरू हुआ था। चौखंडी स्तूप जहाँ पर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से पहली बार मिले थे, ये कहाँ पर स्थित है? ये वाराणसी के जो है सारनाथ में स्थित है। और जो चौखंडी स्तूप है ये गुप्त काल में बनवाया गया था। यहीं पर सबसे पहले अपने शिष्यों को उपदेश दिए थे, ठीक है। कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको यूपी स्पेशल आरओ का देना है। तो कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर सी सही नहीं है। औसत जीवन प्रत्याशा को वर्ष 2030 तक 72 करने का जो अनुमान ये दिया है, ये 72 नहीं है, ये 69 होगा, 69, ठीक है। जीवन प्रत्याशा 2030 तक यूपी सरकार 69 करना चाहती है और 2026 तक जो टारगेट है वो 66 वर्ष करना है। बाकी राज्य में कुल प्रजनन दर को 2026 तक 2.1% करने का लक्ष्य है। और जब प्रजनन दर 2.1% हो जाता है तो उस समय जो जनसंख्या है वो स्थिर हो जाती है, न बढ़ेगी न घटेगी। राज्य में कुल प्रजनन दर को वर्ष 2030 तक 1.9% करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो 2026 में प्रजनन दर 2.1% और 30 में 1.9%, जबकि जो जीवन प्रत्याशा है 2026 में 66 वर्ष है और 2030 में 72 वर्ष करने का लक्ष्य है। तो आंसर बी तो आंसर हो जाएगा। लेकिन जो मात्र मृत्यु दर है 2030 तक जो है 98 तक लाना लक्ष्य है। इसका मतलब होता है कि प्रति 1 लाख जीवित जन पर कितने माताओं की जो है मृत्यु हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 30 तक टारगेट 98 है, लेकिन 2026 तक जो टारगेट है वह 150 का है। आगे देखिए, कौन उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त आज तक नहीं रहे हैं इसमें से? तो सही आंसर सी हो जाएगा, न्यायमूर्ति सैयद रफत आलम। ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। अब यहाँ पर हम वर्तमान में अगर हम बात करें कि कौन है जो वर्तमान में यूपी के लोकायुक्त हैं, तो ये हैं संजय मिश्रा। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं बालकृष्ण नारायण। वह कौन सा मुद्दा है जिसका सतत विकास लक्ष्यों के तहत समाधान नहीं किया जाता है? सतत विकास लक्ष्य को SDG कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा जाता है। यह यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र महासंघ की जो 2015 में बैठक का आयोजन हुआ था, वहीं पर जो है आपका 1 जनवरी 2016 से ये प्रभावित हुआ था। और यहीं पर SDG का 17 जो है पॉइंट 17 सूत्रीय जो है एजेंडा जारी किया गया था, जिसमें आपका जो है मानवाधिकार जो है शामिल नहीं है। बाकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शून्य भुखमरी, पर्यावरण समर्थनीयता, शून्य गरीबी, इस तरह से 17 इसमें टारगेट है। अगला देखिए, रामसर कन्वेंशन भारत जिसका हस्ताक्षर करता है किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है? तो ये आर्द्रभूमि है जिसको वेटलैंड कहा जाता है, ठीक है। और रामसर कन्वेंशन जो है, रामसर एक शहर का नाम है जो कि ईरान में है, 1971 में हुआ था। लेकिन इसको जो है लागू दिसंबर 1975 से किया गया था, मतलब ये प्रभाव में आया था। ईरान आपका कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। भारत इसमें जो है हस्ताक्षर किया था, शामिल हुआ था 1 फरवरी जो है 1 फरवरी 1982 से। 1 फरवरी इसलिए क्योंकि 1 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के अभी तक कुल 75 जो है रामसर साइट हैं, लेकिन आज की जो है करंट अपडेट है, आज की न्यूज़ जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं, 5 नए रामसर साइट को जोड़ दिया गया है। वर्तमान आपके जो है रामसर साइट कितने हो चुके हैं? 80 हो चुके हैं। अगला प्रश्न है कि बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो सही आंसर होगा इसमें CO2 और मीथेन बायोगैस में मुख्यतः होता है, जो कि ये जो दोनों गैस हैं, जो मीथेन होता है आपको धान के खेत से मिलता है, मीथेन जो गैस होता है ये पशुओं के जुगाली करने से मिलता है, ठीक है। आगे, निम्न में से कौन सा प्रदूषक अपने हानिकारक प्रभाव के
संबंध में सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका बी है नाइट्रोजन यौगिक, ये जो है क्लोरोसिस नहीं होता है, जबकि सल्फर यौगिक अम्ल वर्षा के लिए है। हाइड्रोकार्बन कैंसर और एसपीएम जो है कम सादृश्यता के लिए है। तो फिर ये क्लोरोसिस क्या है? क्लोरोसिस जो ये होता है जब पत्तियों को अपने जरूरत के लिए आवश्यक क्लोरोफिल के संश्लेषण हेतु पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता है, तो उस कंडीशन में जो प्रभाव पड़ता है उसको क्लोरोसिस कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला यहाँ दिया गया है, फिर से आपको यहाँ पर सुमेलित करना है कौन सा सही हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान जो परिषद है, इसका जो स्थापना हुआ था ये 1942 में हुआ था। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है ये 1929 में हुआ था। ऑप्शन 4 हो जाएगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जो है 1911 में हुआ था और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग जो है 1985 में हुआ था। तो इस तरह से आंसर आपका डी बनेगा। इसको एक दो बार जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि देखिए कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसका जो है आपका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। जो आपका आहार सिद्धांत है ये हेनरी जॉर्ज ने नहीं दिया था, ये जो है थॉमस डबलडे ने दिया था। किसने दिया था? थॉमस डबलडे। इन्होंने कहा था कि जनसंख्या विकास को निर्धारित करने में खाद्य आपूर्ति को महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, जबकि सामाजिक कोशिकीयता सिद्धांत ये ड्यूमोंट के द्वारा, प्रजनन सिद्धांत स्पेंसर के द्वारा और आर्थिक सिद्धांत डेविड रिकार्डो से संबंधित है। निम्न समितीय आयोगों में से कौन मूल कर्तव्य से संबंधित है? तो न्यायमूर्ति जो वर्मा समिति है ये 1998 में आई थी और स्वर्ण सिंह समिति जो है 1976 में आई थी। ये आपके दोनों के जो दोनों हैं ये मूल कर्तव्य से संबंधित हैं, लेकिन जो सरकारिया आयोग है ये 1983 में आया था। ये केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए आया था, इसलिए इसका सही आंसर आपका बी होगा। सरकारिया 1 और 2 दोनों सही हैं। कौन सा कथन जो है सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए ध्यान से। इसका जो सही आंसर होगा 67 का, ये हो जाएगा आपका सी। 69वां संविधान संशोधन जो है भारत बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता नहीं है। भारत बांग्लादेश के बीच जो भूमि समझौता है ये 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। 69वां संविधान संशोधन 1999 में हुआ था। ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय के मनोनयन के 10 वर्ष बढ़ाने से संबंधित था। बाकी आपका 31वां संविधान संशोधन लोकसभा में सदस्यों की वृद्धि, 52वां जो है 85 में हुआ था, दल बदल कानून है, और 102वां जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से है। आगे लिखिए निम्न कथन पे हम विचार फिर से करेंगे। देखिए 68 नंबर यहाँ पर पहला दिया गया कि यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र 25 सितंबर 2023 को रियाद सऊदी अरब में संपन्न हुआ है। 45वां सत्र है, बिल्कुल सही है। इस वर्ष समिति ने यूनेस्को को विश्व विरासत सूची में 42 नए स्थलों को चयनित किया है और 5 स्थलों के विस्तार को मंजूरी दिया है। दोनों का दोनों आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए। निम्न कथन पे फिर से आपको विचार करना है। इसका जो पहला देखिए, वर्ष 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति में 42 नए स्थलों को, अभी पीछे पड़े हैं तो पहला सही है। वर्तमान में भारत के 42 स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, तो दूसरा भी बिल्कुल सही है। अब जो है वर्तमान में भारत के 2 नए स्थलों को शामिल किया गया है, जिनका नाम है शांति निकेतन और होयसल मंदिर। इन दोनों को शामिल किया गया है, नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज जो है कहाँ लॉन्च किया गया? ए से एग्रीकल्चर, डी से डाटा, ई से एक्सचेंज हो जाएगा। जो लॉन्च किया गया हैदराबाद में किया गया है 11 अगस्त 2023 को। अगला देखिए, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, ठीक है, या सबसे अधिक लंबा या बड़ा है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका संविधान से मॉडल से लिया गया है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये व्याख्या केवल अमेरिका के संविधान लेने से भारत का संविधान सबसे बड़ा नहीं हुआ है, तो बी सही है, ए आर सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। मौलिक जो अधिकार यहाँ पर बात किया गया है ये आपके भाग 3 में है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और अनुसूचियों की संख्या 8 थी।
जबकि वर्तमान जो है संविधान में 395 के बाद क ख ग करते हुए 468 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं और 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। चलिए अगला हम बात करेंगे सूची 1 को 2 से जो है यहाँ पर आपको मिलाना है। तो देख लीजिए, बहुत ही आसान है। अनुच्छेद 14 आपका जो है समानता का अधिकार है। अनुच्छेद जो 36 है ये जो है 36 नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। 36 से 51 आपका है, ठीक है। अनुच्छेद 74 जो है ये मंत्री परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 368 जो है संशोधन की प्रक्रिया है जो कि दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। तो यदि यहाँ पर सुमेल करेंगे तो सही आंसर आपको डी देखने को मिलेगा, ठीक है, आंसर नंबर डी। आगे देखिए, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो यहाँ पर 5वीं अनुसूची हो जाएगी। विभिन्न राज्यों का मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एटीएम का स्क्वायर, ठीक है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इनको छोड़कर शेष राज्यों के क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण का जो है अनुसूचित क्षेत्रों में, ठीक है, 5वीं में है। लेकिन ये जो चारों ये राज्य हैं इनका उपबंध जो है 6वीं अनुसूची में किया गया है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर जो दिया गया है ये देखिए, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, तो सही आंसर बी होगा। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, ठीक है। और अनुच्छेद 75 के 3 में सामुदायिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है जिसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला यहाँ पर दिया गया कि भारत का राष्ट्रपति परोक्षता का मतलब हो गया अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। और दूसरा दिया गया है कि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो दोनों का दोनों सही है। संसदीय प्रणाली को जो है गणतंत्रवाद के साथ इसलिए जोड़ा गया है कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति होते हैं वो वंशानुवाद नहीं होते हैं। अब जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। साथ ही साथ दिल्ली, पुदुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के लोग जो है इसमें भाग लेते हैं। तो यहाँ पर ए आर दोनों सही है और इसका बिल्कुल स्पष्टीकरण व्याख्या कर रहा है। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने जो है अस्वीकार किया था? तो यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा। हर्बर्ट साइमन ने इसको अस्वीकार किया था, जबकि फ्रैंक मेरिनी, एफ.डब्ल्यू. रिक्स और ड्वाइट वाल्डो ने इसको स्वीकार किया था। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अनुच्छेद से संबंधित आपको विचार करना है कि इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, तो ये बिल्कुल जो है गलत है। अनुच्छेद 301 जो है व्यापार वाणिज्य के समागम की स्वतंत्रता से है। संपत्ति का अधिकार आपका अनुच्छेद 300 के क में चला गया। दूसरा देखिए, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। तो ये जो है बिल्कुल सही है। इसको मूल अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था वो खाली है, उससे हटाकर इसको जो है विधिक अधिकार कर दिया गया है, 300 के क भाग 12 में रखा गया है। तो दूसरा बिल्कुल सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के क कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया था। तो देखिए, 44वां संविधान संशोधन 1978 जो है में हुआ था। उस समय सरकार कांग्रेस की नहीं थी, उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, ठीक है। और जो संपत्ति का अधिकार है वो 300 के क में है और एक विधिक अधिकार है। तो आपका केवल 2 ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से संबंधित है? तो सही आंसर आपका पहला हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा। एक और हम बता दे रहे हैं, जो 48 का क है ये पर्यावरण व वन्य जीवों की संरक्षण से संबंधित है। आगे सुनिए, कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग तो है परंतु इसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो ये जो राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं ये जो है निर्वाचन में तो भाग लेती हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, जो कि एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें जो है विधानसभा भाग नहीं लेती हैं। इसमें आपके लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद भाग लेती हैं, ठीक है। अगली बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है कि 32वें व्यास सम्मान के लिए किस हिंदी लेखक को चुना गया है? तो देखिए, 32वां जो व्यास सम्मान था ये 2022 का था और इसके लिए जो चुना गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, ठीक है।
और ये पागल खाना के लिए, ठीक है। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान हो जाता है उसको लोग पागल कहते हैं। लेकिन आपको लेटेस्ट याद करना है, 32वां तो ठीक है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जो है पागल खाना के लिए जो 33वां व्यास सम्मान दिया गया है 2023 का, ये पुष्पा भारती को दिया गया है। किसको? पुष्पा भारती, इनको दिया गया है इनकी संस्मरण कृति यादें यादें और यादें। ध्यान से सुनिए, यादें यादें और यादें के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर बी होगा, संसद के किसी भी सदन में इसको प्रारंभ किया जा सकता है और यह जो है साधारण विधेयक की प्रक्रिया की तरह चलता है। कौन सा जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है? 82 का जो सही आंसर पाला होगा, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम जो है 1908 में नहीं, ये 1911 में अधिनियम आया था, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम। बाकी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1908। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत प्रस्तावित पारित प्रस्तावों में निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं होगा? तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम किससे 1 वर्ष जो है यहाँ पर उससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। अब यहाँ पर जो ये रीजनिंग का सेगमेंट दिया गया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ बेहतर पेन और पेपर नहीं है, तो रीजनिंग के सेगमेंट को यहाँ पर हम नहीं सॉल्व करवाएंगे। अगर आपकी भारी डिमांड रहेगी तो इन 10 सेटों में जो हर सेट में 10-10 रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हम एक ही बार एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले 100 क्वेश्चन का कलेक्शन बेहतरीन ट्रिक के साथ देंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण का काम करेगा, ठीक है। तो उसको एक साथ देंगे। फिलहाल चलते हैं हम जीएस के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में दिया गया है, तो ध्यान से देखिए। अब हम 90 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए चंद्रयान 3 की बात करें तो यहाँ पर दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है यहाँ पर यही सही नहीं है। अमेरिका, रूस, चीन के अतिरिक्त भारत चौथा देश बना है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, ये विश्व का भारत जो है पहला देश बना है। चंद्रमा पे लैंडिंग ये तीनों कर चुके थे, चौथा तो भारत बना है, लेकिन ये सब उत्तरी ध्रुव पे किए थे, तो दक्षिणी ध्रुव पर जो है विश्व का पहला देश भारत बना है। भारत के चंद्रयान 3 मिशन इसे LVM-3M4 प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया है। LVM-3 रॉकेट की यह चौथी परिचालन उड़ान थी और चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है, ठीक है। इस हम सेट के तहत आपको बहुत डिटेल नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न को हम देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर है, 1 मिनट, हाँ, 18वें। अगला प्रश्न ये है कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में कथन पे विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल नहीं हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। साथ ही साथ चीन के राष्ट्रपति भी जो है इसमें शामिल नहीं हुए थे, और उनके साथ साथ स्पेन देश के जो है राष्ट्रपति जो है पेड्रो सांचेज है, ये भी शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि स्पेन के राष्ट्रपति को कोरोना हो गया था, ये कोविड से संक्रमित हो गए थे। आमंत्रित सदस्य देशों की संख्या 9 थी, तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही है। और 18वें G20 शिखर का जो सम्मेलन हुआ है 9 से 10 सितंबर नई दिल्ली में हुआ है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 SDG कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG सतत विकास रिपोर्ट SDR सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो सही आंसर सी होगा, इसमें भारत का स्थान 112वां है, जो कि 21 जून को जारी किया गया है। टॉप देश की बात करेंगे तो पहले स्थान पे फिनलैंड है, दूसरे पे स्वीडन और तीसरे पे डेनमार्क है। चलिए सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं और संबंधित देश। देखिए सुपर कंप्यूटर की बात करें तो जून 2023 में जर्मनी के हैम्बर्ग में विश्व के टॉप 500 सुपर की सूची जारी की गई है, जिसमें पहले स्थान पे आपका फ्रंटियर है। कौन है? पहले स्थान पे जो है फ्रंटियर है, जो कि अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद दूसरे स्थान पे जो है जापान का फुगाकू है, दूसरे स्थान पे जापान का फुगाकू कंप्यूटर है। इसके बाद यहाँ पर जो है तीसरे स्थान पे अगर हम बात करेंगे तो ये जो है तीसरे स्थान पे आपका लूमी है, जो कि फिनलैंड का है।
चौथे स्थान पे इसमें जो है लियोनार्डो को स्थान चौथा दिया गया है, जो कि इटली का है, तो यही एक सुमेलित है। चौथे पे लियोनार्डो और पांचवे पे समिट है, जो कि फिर से अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। क्लियर है, ये जर्मनी में जारी किया गया है। अगला, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष जो है 2011-12 को माना जाता है। अभी पीछे भी हमने बताया है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का जो मापन होता है देश में, वो उसका आधार वर्ष 2011 से 12 है, और इसका अर्थ होता है कि जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका जो होगा 1974 में किया गया था, पुडुचेरी में। अगला प्रश्न है, भारत के यहाँ पर सुपर कंप्यूटर से संबंधित स्थान दिया गया है, तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो परम गंगा है ये IISc बेंगलुरु नहीं है, ये जो है IIT जो है रुड़की से संबंधित है। परम गंगा IIT रुड़की। जो ऐरावत है ये CDEC कंप्यूटर जो है पुणे का है, और वर्तमान में ऐरावत भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। परम प्रवेगा जो है IISc बेंगलुरु और परम अनंत IIT गांधीनगर से संबंधित है। चल योजना के बारे में आपको विचार करना है, तो यहाँ पर चल योजना देखिए, चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना होता है। तो यहाँ पर चल योजना के बारे में, यह एक दीर्घकालीन योजना है। सारा का सारा सही है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर चारों सही हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है? तो देखिए, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में स्थापित किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, पहला डिजिटल साइंस पार्क। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन अवधि 2023-24 से 2030-31 तक है, ये भी बिल्कुल सही है। विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट बैंडिकोट, जिसका अनावरण तमिलनाडु सरकार ने किया है, ये बिल्कुल गलत है। जून 2023 में इसका अनावरण केरल सरकार ने किया है। पूर्वोत्तर भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर, पूर्वोत्तर भारत का, ये परम कामरूप है। कौन है? परम कामरूप। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है गलत है। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु कौन से विधियों का जो है वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है? तो यहाँ पर सिरगणना विधि, कैलोरी ग्रहण जो है, और पारिवारिक उपभोग व्यय, ये जो है ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों है। प्रति व्यक्ति आय विधि को नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो सिरगणना विधि, कैलोरी ग्रहण और पारिवारिक उपभोग व्यय विधि का प्रयोग हो रहा है। कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? सही आंसर हो जाएगा ECGC, MMTC, MTC, सारे के सारे आंसर सही होंगे। अगला, कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, का जो है श्रेणीकरण प्रदान करता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच WEF, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 2006 से प्रत्येक वर्ष से दिया जाता है, और 2023 में इस सूचकांक में 146 देशों में भारत का जो स्थान है 7वां स्थान है। किस स्थान पे है? 7वां। निम्न में से किसने फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो यह जो है रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच तथा एक्सचेंजर कंपनी के द्वारा 2023 में जारी किया गया है, जिसमें पहले स्थान पर स्वीडन है और भारत का स्थान 67वां है, 67। फोस्टिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन शीर्षक रिपोर्ट में भारत 67वें स्थान पे है, पहले पे स्वीडन। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है आपका नोएडा में स्थित है, और ये जो संस्थान है 6 जुलाई 1983 से कार्यरत है, और इसे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा जो है इसको डील किया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो राजस्थान हो जाएगा। लेकिन टोटल साक्षरता की बात करेगा तो फिर बिहार का नाम आ जाएगा। अगला देखिए, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकाले गए हैं? ये दमदमा से निकाले गए हैं, ठीक है। कहाँ से? दमदमा। सराय, नाहर, राय, महदाया और दमदमा तीनों जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित हैं, ठीक है। और यहाँ पर लगातार 5 वर्ष तक उत्खनन हुआ था। तो 3 मानव कंकाल दमदमा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से निकाले गए थे।
अगला फिर से आपको सूची का यहाँ पर सुमेल करना है। तो देखिए आ जाते हैं सूची 1 और सूची 2। तो यहाँ पर देखिए जो ब्रीही है इसका जो संबंध होगा वो चावल से संबंधित होगा। जो मुद्ग है इसका संबंध जो है मूंग से होगा। यव जो है इसका संबंध जौ से और इच्छु का संबंध गन्ना से होगा। इस तरह से मैचिंग करेंगे, ऑप्शन डी आपको देखने को मिल जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के संदर्भ में आपको बताना है। तो देखिए इसमें कथन पे विचार करना है। पहला इसमें दिया गया है कि 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है और यह जो 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है इसकी मेजबानी नीदरलैंड और आइवरी कोस्ट गणराज्य के द्वारा किया गया है। कहाँ पर? नीदरलैंड और आइवरी कोस्ट गणराज्य। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम जो है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान था। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी स्पेन ने की है, तीसरा बिल्कुल गलत है। इसकी मेजबानी नीदरलैंड और आइवरी कोस्ट ने की है। तो आपका पहला दूसरा सही दिया गया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो ध्यान से देखिए, पहला दिया गया है कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी थी। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या कर रहा है। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? तो चांदी का सिक्का इसमें शेर शाह सूरी ने शुरू किया था। शेर शाह सूरी ने मिश्रित धातु के सिक्कों को बंद करके शुद्ध सोने, तांबा और चांदी के सिक्कों को जो है चलाया था। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि अगला प्रश्न है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो यह जो है अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल के एक राजकीय इतिहासकार थे। ठीक है, जो अब्दुल हमीद लाहौरी थे ये एक किताब लिखे थे जिसका नाम था पादशाह नाम किताब, जिसमें शाहजहां कालीन इतिहास का जो है डिटेल वर्णन किया गया है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका होगा ये आपका बी होगा। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था ये 1760 में हुआ था। इसमें फ्रांसीसी के विरुद्ध अंग्रेजों का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध हुआ था जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई थी और भारत में फ्रांसीसी का पतन 1960 में वांडीवास के युद्ध के द्वारा हुआ था। जो बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला, शाह आलम, मुगल नवाब शाह आलम, ठीक है, और मीर कासिम तीनों मिलकर लड़े थे अंग्रेजों के विरुद्ध जो कि रॉबर्ट क्लाइव थे। तो यहाँ पर ऑप्शन में मीर जाफर नाम दिया है, गलत है, मीर कासिम थे। ठीक है, ये जो है 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला है चिलियांगवाला का युद्ध जो है ये जो है किसके किसके विरुद्ध हुआ था? ये जो है 1849 में हुआ था और ये डलहौजी के विरुद्ध मराठों का नहीं था। ये जो है यहाँ पर जो है गफ थे, गफ के विरुद्ध जो है सिख सेना शेर सिंह जो है के मध्य हुआ था और ये जो युद्ध था चिलियांवाला का युद्ध ये अनिर्णित समाप्त हो गया था, कोई निर्णय नहीं निकला था। जो खुर्दा का युद्ध है ये 1795 में हुआ था। निजाम के विरुद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर नहीं थी, मराठा साम्राज्य था जिसमें जो है निजाम की जो है हार हुई थी। आगे देखिए तो ऑप्शन सेकंड सही होगा। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे जो है कट्टर जो है दुश्मन था? तो ये मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे जो कि फैजाबाद से जो है नेतृत्व कर रहे थे। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन को कहा जाता है। इनको अतीत और मध्य का सेतु कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, भारत का अग्रदूत कहा जाता है, भारत का प्रथम दूत कहा जाता है, सब कुछ इनको कहा जाता है। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आपका आंसर डी जो है गलत है। यह बंगाल तक सीमित था, ये गलत है। ये पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार हुआ था जिसमें आपके लाल बाल और अरविंद घोष थे। ठीक है, इसके बाद
यहाँ पर देखिए कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, सही है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की और आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे इसमें शामिल हुए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है 21 नंबर, निम्न कथन पे आपको विचार फिर से करना है। देखिए, लॉर्ड लिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह जो है कहा था, तो ये बिल्कुल सही है। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे, ये भी सही है। तो इसमें जो है किसानों के जो बीच जो है काफ़ी व्यापकता थी, बड़े पैमाने पे इस पे जो है किसानों ने विद्रोह किया। और उस समय जो है लॉर्ड लिथगो जो है वायसराय थे, लेकिन उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह उन्होंने कहा था कि 1942 का ये अगस्त आंदोलन था। ठीक है, और ये किसानों से संबंधित विद्रोह था। आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। देखिए, अगला दिया गया है कि किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। तो इसका सही आंसर आपका जीवी मावलंकर हो जाएगा। ये जो पहले से औपचारिक विग था उसको त्याग दिए थे और गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। जीवी मावलंकर 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम अध्यक्ष बने थे। नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो ये फैजाबाद में है और फैजाबाद का नाम बदलकर अब अयोध्या कर दिया गया है। हाथरस एवं कानपुर की परंपराओं का संबंध किससे है? तो सही आंसर आपका पहला हो जाएगा, रंगमंच से संबंधित है। और यहाँ पर रामलीला और नौटंकी जो है यहाँ का प्रमुख नृत्य है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये जो है बायोटेक लखनऊ में स्थापित हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 26 का सही आंसर सी हो जाएगा। रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो सक्रियता है इसका जो है मात्रक क्यूरी नहीं होता है, इसका मात्रक जो होता है वैकुरल होता है। पहले पुराना और गैर एसआई मात्रक इसका जो है क्यूरी था। लेंस की क्षमता जो है ये डायोप्टर के द्वारा मापी जाती है। दबाव वायुदाब जो है पास्कल होता है एसआई मात्रक, और उष्मा का जो है जूल होता है। किसी बल्ले द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धूमी होती है क्योंकि जो है गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथन पे फिर से विचार करना है। इसमें से कौन से कथन सही हैं, कौन से सही नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर पहला दिया गया है कि तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। तो ये बिल्कुल सही है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, ये भी सही है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, ये भी सही है। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबद्ध है, ये गलत है। रिलायंस नहीं है। सन 2000 में स्टारलाइट कंपनी समूह द्वारा जो है प्रकाश तंतु का जो है यहाँ पर विकास किया जा रहा है। तो स्टारलाइट कंपनी समूह द्वारा सन 2000 से। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको 1, 2, 3 तीनों सही देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्यों चलते हैं? क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। क्लियर? अगला देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर 30 का होगा वो होगा डी। परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण जो है ये एनरिको फर्मी ने नहीं दिया था, ये जीटी सीबोर्स ने दिया था। जीटी सीबोर्ग ने दिया था। मेसान की खोज जो है 1935 में हेडिके युकावा के द्वारा की गई थी। पॉजिट्रॉन जो पॉजिटिव होते हैं इनकी खोज 1932 में सीडी एंडरसन एवं यूएफ हेस के द्वारा की गई थी। और सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का जो सिद्धांत है ये जो है एच.ए. बेथे के द्वारा, जो कि यूएसए के थे, 1938 में दी गई थी। इन्होंने बताया था कि इसमें जो ऊर्जा उत्पादन होता है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ब्लोफिश एक प्रकार का क्या है? ब्लोफिश जो है एक प्रकार का यह जो है सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है जिसको 1993 में बनाया गया था। एक नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या
जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है, तो इसकी प्रकृति ध्रुवीय है। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रकृति द्विध्रुवी है, इसीलिए जल अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला जो रसायन है उसे जो है ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट कहते हैं। भारी रंगहीन तरल विस्फोटक पदार्थ है और डायनामाइट की खोज जो है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन करते हैं? तो देखिए, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत जो है यहाँ पर सभी का अध्ययन किया जाता है। इनमें से कोई नहीं का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। तो जो पैलियो वनस्पति होता है इसके अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, जो लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी, चट्टान के नीचे दब गए थे, उसका जो है पादप जीवाश्म में अध्ययन होता है। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है? तो इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। सूची 1 और 2 का जो है मिलान करना है सही कोड से। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो बी हो जाएगा। विटामिन जो B1 है इसको जो है हम लोग थायमिन कहते हैं। विटामिन जो B2 है इसको जो है राइबोफ्लेविन कहा जाता है। जो विटामिन B6 है, B6 को पायराडॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, और B6 को पायराडॉक्सिन, और विटामिन B जो 12 है इसको साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है, और कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी को कहा जाता है। तो इस तरह से मिलाएंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। तो इसका सही आंसर होगा जल प्रकाश का अपघटन। ये जो है इसमें क्या होता है, जो H2O होता है इसके अणु टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं। निम्न वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है? इसका सही आंसर पहला हो जाएगा, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया और कुष्ठ। ये लिंग संलग्न जो है पहला इसमें नहीं होगा। इसमें कौन सा वर्ग सही सुमेलित है? ध्यान से देखिए, इसमें जो सुमेलित है ऑप्शन सी होगा। वर्णांधता, हीमोफीलिया और दांत्र कोशिका अरक्तता, ये तीनों रोग आनुवंशिक होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जो डिप्थीरिया है, न्यूमोनिया है और कुष्ठ रोग है, ये तीनों के तीनों जो है जीवाणुजन्य रोग हैं। ठीक है, जो एड्स होता है, एड्स जो है ये विषाणुजन्य रोग है, और सिफिलिस और सुजाक ये दोनों जो हैं ये भी जीवाणुजन्य रोग हैं। जो पोलियो, जापानी बी मस्तिष्क शोथ, ये जो है पोलियो और जापानी बी मस्तिष्क शोथ ये विषाणुजन्य रोग हैं, और जो आपका प्लेग है ये जीवाणुजन्य रोग है। तो इस तरह से आप मिला लेंगे। आगे देखिए, सूची 1 को 2 से यहाँ पर मिलाना है, किसका संबंध किससे है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। आइए, सूची 1 को 2 से अगर हम मिलाएंगे तो जो बीरबल, साहनी है, इनका संबंध जीवाश्म वनस्पति से है। केसी मेहता का संबंध जो है पादप रोग विज्ञान से है। पी माहेश्वरी का संबंध भ्रूण विज्ञान से है, और MS स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से है। MS स्वामीनाथन का जो है 2023 में निधन हो गया है। तो इस तरह से रीजनिंग के 10 क्वेश्चन को छोड़ दें तो 130 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हो गई है। आप इसका PDF निकलवा कर पढ़ेंगे तो आपके लिए और बेहतर रहेगा। बाकी 1 से 2 बार 3 बार सुन लें तो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने रिव्यू इसमें ज़रूर दें। बाकी इसका सेट नंबर 2 कल आपको देखने को मिलेगा। अगर आपकी भारी डिमांड रहेगी तो कल नहीं, हर दिन हम जो है सुबह शाम करके इसके 2-2 सेट अपलोड कर देंगे। ठीक है, पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।